प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में। ऑप्शन नंबर बी, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1993 में। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट अप्रैल 1987 में। ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1993 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा के लिए था। एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित संधारणीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर सी, द लिमिट टू ग्रोथ। ऑप्शन नंबर डी, अवर कॉमन फ्यूचर। इसका सही आंसर है अवर कॉमन फ्यूचर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी, जैविक पदार्थों का क्षय। इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने वाली कुछ क्रियाएं इस प्रकार है। नंबर 1, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया। नंबर 2, ज्वालामुखी प्रक्रिया। नंबर 3, जैविक पदार्थों का अपक्षय। नंबर 4, जीवाश्म ईंधनों का दहन। नंबर 5, ग्लेशियरों का पिघलना। पौधे अपने भोजन के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, न कि विमोचन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी, सौर का अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका सही आंसर है वायु का प्रदूषण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करके वायु की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु में सुधार, जल का संरक्षण, मिट्टी को संरक्षित करने और वन्य जीवन का समर्थन करके अपने पर्यावरण में योगदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं उसका उत्पादन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना है? ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास लक्ष्य 15। ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास लक्ष्य 17। ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास लक्ष्य 14। ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास लक्ष्य 11। इसका सही आंसर है सतत विकास लक्ष्य 15। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 15 में प्राकृतिक पर्यावास का विनाश रोकने, मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, पशुओं की चोरी और तस्करी समाप्त करने तथा पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता मूल्यों को स्थानीय नियोजन एवं विकास प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। जैव विविधता के स्थलों का संरक्षण एक असरदार उपाय है। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169
उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए रियो अर्थ समिट 1992 में, ऑप्शन नंबर बी रियो 20 2012 में, ऑप्शन नंबर सी रियो 5 1997 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रियो अर्थ समिट 1992 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले की गई थी। GEF फंड अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध है। यह फंड विकासशील देशों और उन देशों पर लक्षित है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं संक्रमण के दौर से गुजर रही है। विश्व बैंक GEF ट्रस्ट फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। GEF ट्रस्ट फंड में दानदाताओं द्वारा योगदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1970 धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी 1958 नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी 1956 नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी 1960 चेन्नई में। इसका सही आंसर है 1958 नागपुर में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत एक शोध संगठन है। इसे सरकार द्वारा 1958 में नागपुर में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान या सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने वर्ष 1974 में संस्थान को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के रूप में पुनः नामित किया। CSIR की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। नीरी उन प्रयोगशालाओं में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 2009 में, ऑप्शन नंबर सी 2010 में, ऑप्शन नंबर डी 2011 में। इसका सही आंसर है 2010। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत किसी भी पर्यावरणीय विवाद से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी, जिसमें बहु अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल थे। इसका गठन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के स्थान पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर डी राजगोपालन। इसका सही आंसर है रेचल कार्सन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रेचल कार्सन की एक पर्यावरण विज्ञान पुस्तक है जो 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। पुस्तक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने वाली है। रेचल कार्सन एक अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी, संरक्षणवादी और लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए MJ ब्रैडशॉ, ऑप्शन नंबर बी M निकोलसन, ऑप्शन नंबर सी RH व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर डी WM एडम्स। इसका सही आंसर है WM एडम्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। विलियम M एडम्स एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में संरक्षण और विकास के प्रोफेसर हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।